सो हेलो एंड वेलकम गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस करंट की क्लास में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, करीमा बलोचा पाकिस्तान के किस प्रांत से संबंधित थी? लाहौर से, पंजाब से, बलूचिस्तान से या फिर इस्लामाबाद से? तो देखिए ये थी बलूचिस्तान से। अब देखिए ये है कौन? करीमा जो बलूच जो है, जो पाकिस्तान के किस राज्य से जो संबंधित है, तो वो बलूचिस्तान से थी। अब देखिए हुआ क्या है, तो पूरी जो घटना है उसको समझते हैं हम। देखिए अखबार से हमने लिया है, दैनिक भास्कर से। तो देखिए करीमा बलूच ह्यूमन राइट एक्टिव थी। वे बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचार के खिलाफ क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। 2016 में पाकिस्तान सेना के उत्पीड़न से बचकर ये कनाडा पहुंची और करीमा जो है यहाँ पर रेफ्यूजी की तरह रह रही थी। अब देखिए हुआ एक्चुअली में यूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बलूचिस्तान, उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको जो एक तरीके से सुविधा नहीं देते पाकिस्तान के लोग, उनको जो है एक सही तरीके से अंदर ट्रीट करते वहाँ के लोगों को। अब देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो आज का जो पाकिस्तान है और बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने उसके ऊपर जबरन कब्जा किया और उसे अपने अपने अंदर विलय कर लिया, यानी कि पाकिस्तान का पार्ट बना लिया। ठीक है, तो फिर अब हुआ यूँ कि वहाँ पर, यानी कि वहाँ के लोगों की इतनी कंडीशन ख़राब है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य कहा जाए तो वो कौन सा है? बलूचिस्तान। ना तो वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना जो रहने, आई मीन जो घर होते रहने के लिए वो सही है लोगों के। इसके लिए जो लोगों ने विरोध किया, अब विरोध हुआ तो वहाँ की जो सेना थी पाकिस्तान की, वहाँ की सेना वहाँ के लोगों को मारने लगी। अब मारने लगी तो फिर जो इसका विरोध होने लगा, विरोध होता कि ये कहानी करीबन 2002 के आसपास में। तो अब देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो प्राकृतिक स्रोत है ना, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे खनिज वगैरह वो सब से, यानी कि प्राकृतिक खनिजों का भंडार एक तरीके से बलूचिस्तान। यानी कि अगर कहा जाए कि जो बलूचिस्तान है ना, एक तरीके के जो पाकिस्तान की सोने की चिड़िया है, जैसे कि इंडिया है, तो वहाँ पर जो एक तरीके से वो प्राकृतिक स्रोतों का भंडार है। तो उसी के चलते वहाँ के जो पाकिस्तानियों ने उसको प्रतिक्रमण कर लिया। तो अब देखिए, अब जो करीमा बलूचिस थी, तो वो क्या थी, वहाँ की एक जो लीडर होती वो थी, वो जो पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ बोलती थी। अब बोलती थी तो अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है, वहाँ की सरकार के खिलाफ बोल रही है, तो उसके ऊपर उसको मारने की कोशिश करेंगे वहाँ की सरकार। अब देखिए, तो अब यह कहाँ पहुँच गई? कनाडा पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? कनाडा। अब कनाडा पहुँची तो वहाँ पर किस तरीके से रह रही थी? एक शरणार्थी की तरह रह रही थी, यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में एक शरणार्थ की तरह, यानी कि रेफ्यूजी की तरह रह रही थी। अब देखिए 2016 में बीबीसी ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बताया था। अब बीबीसी ने इनको जो 2016 के अंदर सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बताया था, यानी कि वहाँ के जो लोग थे ना, यानी कि सबसे ज़्यादा नज़रों में आने वाली एक महिला थी। अब आज बलूचिस्तान ये मानते हैं कि हम कभी पाकिस्तान का हिस्सा थे ही नहीं, हमें जो है एक अलग देश का दर्जा दीजिए। अब भारत इसके लिए जो है, इन्होंने 2016 के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई बनाया था, और जो उनको जो है रक्षाबंधन की बधाई दी थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कुछ कीजिए या फिर हमें जो है एक अलग देश का दर्जा दिलाइए। और इसी के चलते 2016 में अपने इंडिपेंडेंस डे पर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बोला भी था कि वहाँ के लोगों को जो है एक तरीके से वहाँ के जो ह्यूमन राइट अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए चलते आगे। अब देखिए ये पूरी जो घटना है, बीबीसी की न्यूज़ ने बहुत सही तरीके से इसको कवर किया है। अब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की नीति क्या है? अब पाकिस्तान सरकार हमेशा से यहाँ के आक्रांत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है, यानी कि वहाँ के लोगों को उस संसाधनों का यूज़ नहीं करने दे रही है, अब खुद यूज़ कर रही है, खुद के लोगों के लिए, ना कि वहाँ के लोगों के लिए। अब देखिए वहाँ पे बड़ा क्षेत्र तो है, लेकिन वहाँ पर आबादी जो है वो सबसे कम है, यानी कि बड़ा एक क्षेत्र भी बड़ा है, लेकिन आज़ादी बिल्कुल कम है। अब सरकार की कोशिश के खिलाफ 2003 से वहाँ पे लगातार संघर्ष चल रहे। वो कह रहे हैं कि हमें एक देश का दर्जा दीजिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया जो है बलूचिस्तान को भड़का रहा है। देखिए ये पूरी जो है मेन पॉइंट, इसको हम समझते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। अब चीन का इस इलाके में क्या दखल है? अब देखिए, अब पूरी जो कहानी है ये चाइना से शुरू होती है। अब चाइना जो है
अब देखिए, अब बलूचिस्तान के अंदर जो चाइना एक पोर्ट का विकास कर रहा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। अब ये पोर्ट कहाँ पर है, तो ये पोर्ट है जो अपना बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ की सरकार ने जो एक तरीके से इस जगह को बेच दिया है चाइना को। अब चाइना लगभग 2003 से इस पोर्ट को बना रही है, यानी कि सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि इससे जो है भारत को जो है वो टारगेट किया जा सके। अब देखिए, एशिया और पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाने और भारत और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए चीन यहाँ कई काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बलूचिस्तान जो है अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर ही कौन सा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। अब ये पोर्ट बन गया तो एक तरीके से कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर एक तरीके से दबदबा बन जाएगा चाइना का, भारत को एक तरीके से वो टारगेट करेगा। लेकिन इंडिया ने जो है ईरान के अंदर भी, भारत भी ईरान के अंदर एक पोर्ट बना रहा है। कौन सा पोर्ट बना रहा है, चाबहार पोर्ट। अब ये चाबहार पोर्ट क्या करेगा, गुजरात के जो है गुजरात का जो पोर्ट है उससे और बॉम्बे का पोर्ट है उससे कनेक्ट करेगा ये, ठीक है, ताकि जो जब भारत गुजरात से बोट जो 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 भी सामान बेचना होगा वो ईरान में जाएगा, ईरान से फिर जो है ट्रेन के माध्यम से अफगानिस्तान में जाएगा, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, इन देशों में वो बेच सकेंगे और अपने डिफेंस को भी मजबूत कर पाएंगे। अब 2004 से ही जो है ये जो बना रहे हैं। बलूचिस्तान पर भारत का क्या स्टैंड है, देखिए, भारत आज़ादी के बाद भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचता रहा है या किसी देश का अतिरिक्त टकराव में दखल देना। देखिए, भारत कभी नहीं चाहता था कि बलूचिस्तान के मसले के बारे में वो कहे, क्योंकि वो उनका एक जो है देश का आंतरिक मामला है, जाहिर सी बात थी। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत को ब्लेम किया है कि ये जो है भारत ही जो बलूचिस्तान को भड़का रहा है। लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इसके बारे में जिक्र किया कि बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था, ठीक है। अब देखिए, बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, तो अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांटा था। 3 मकरान, लस, बेला और खारान आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में मिल गई, लेकिन कताल के खान यार खान ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया और 27 मार्च को 1948 में पाकिस्तान के कताल पर कब्जा कर लिया। अब ये पूरी कहानी है। अब देखिए, ये पूरी ये स्टोरी एक तरीके से। अब देखिए, ये तो अपना एशिया का मैप है जिसके अंदर ये रहा चाइना, ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा ईरान। यहाँ पर जो है इंडिया, देखिए जूम होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है इंडिया, देखिए, अब ईरान के यहाँ पर जो है वो चाबार पोर्ट बना रहा है, कौन, भारत। अब देखिए और ये रहा अपना बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में यहाँ पर बना रहा है चाइना ग्वादर पोर्ट। अब देखिए, भारत का गुजरात का जो कांडला पोर्ट है वो कनेक्ट होगा ईरान के चाबार पोर्ट से, और जो ये 2 पोर्ट, एक है महाराष्ट्र के अंदर, ये दोनों पोर्ट कनेक्ट हो गए चाबार पोर्ट जो कि ईरान में है। फिर देखिए एक बार और यहाँ से जो है भारत जो है ट्रेन विकास कर रहा है ईरान के अंदर, जो कहाँ तक जाएगी, अफगानिस्तान जाएगी। अफगानिस्तान से जो सेंट्रल एशिया जो कंट्री के देश है, जो अपना उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इन सभी देशों के अंदर जो अपना माल सप्लाई कर सके। और ये रहा चाइना, और ये अपना इंडिया, ये श्रीलंका। अब श्रीलंका को भी एक तरीके से जो है चाइना ने लूट लिया ट्रैप पॉलिसी से। वहाँ का जो वो हम्बनटोटा पोर्ट है एक तरीके से 100 साल तक सीज पे ले लिया, यानी कि अब जो है 100 साल तक चाइना वाले जो चाहे वो श्रीलंका में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान, ये है बलूचिस्तान। देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 5-6 ही राज्य है। एक ये बलूचिस्तान, एक अपना ये पंजाब, ये सिंध, ये गिलगित बाल्टिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर साइड है, और ये वाला, यानी कि हम देखा जाए इंडिया में के अंदर कितने 28 राज्य हैं, और तो वहाँ पर देखा जाए तो कितने 5 या 6। अब देखिए, ये ईरान, ये अफगानिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये देखिए पूरा। अब देखिए अगला, किसान दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, 23 दिसंबर को जो है हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह की याद में ये दिवस जो है मनाया जाता है। क्या थी इनकी पूरी कहानी, देखिए,
इनका जन्म जो 1902 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1987 में हुई थी। अब देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे 1979 में और 1980, एक साल तक ही इनका जो है वो कार्यकाल रहा था। अब देखिए इनके कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट भी है। ये फाउंड द किसान ट्रस्ट, ठीक है। तो किसान ट्रस्ट की जो स्थापना किसने की थी, तो चौधरी चरण सिंह ने की थी, दिसंबर 23। और ये तो इनकी जो है 1970 टू स्प्रेड अवेयर। तो अब ये जो मैंने बता दिया। इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन 1952। अब देखिए ये कृषि मंत्री भी रह चुके हैं 1952 में, ठीक है, चरण सिंह। वर्क फॉर एबोलिशिंग द जमींदार सिस्टम, और इन्होंने जो जमींदार प्रथा थी वो भी उन्होंने ख़त्म की थी। अब 1953 ये गॉट द कॉस्टलेस द होल्डिंग एक्ट पास। अंडर दिस एक्ट फार्मा गेट एंड लैंड होल्डिंग। अब 1953 में एक और एक्ट इन्होंने लाया था, कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, ओके। अब देखिए कृषि मंत्री के रूप में 1952 में चरण सिंह ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया, और 1953 में इन्होंने जोत कानून लागू किया था, जोत का कानून लागू कर दिया। इस अधिनियम के तहत खंडित भूमि जोत को जमा कर दिया गया और फिर किसानों को इस तरह पुनः आवंटित किया गया कि हर एक के पास एक ही खेत हो। यानी कि पहले क्या होता था कि जो जमींदार होते थे कि बहुत सारी ज़मीन ले लेते थे, और जो जो मध्य वर्ग के किसान होते थे उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, तो उसी के चलते उन्होंने ये एक लाया था। अब देखिए हु वोन द BBC 2020 प्राइज। तो देखिए ल्यूमिस हैमिल्टन ने जो 2020 का जो BBC प्राइज है वो जीता है। तो देखिए 7 टाइम F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन विन BBC टॉप स्पोर्ट प्राइज, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है 7 टाइम तो F1 चैंपियनशिप रहे, और जो हैमिल्टन आल्सो वॉन द BBC प्राइज 2000, इन्होंने 2014 में भी जीता और 2020 में भी जीता, ठीक है। अगला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है। तो अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक ने जो रैंक को रिवाइज किया है, तो इस बार जो इंडिया की रैंक है वो की वही है 63 रैंक है, वो और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए तो ये तो हमें याद नहीं करना, हमें याद करना है वर्ल्ड बैंक। एक मिनट, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं हम। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक आते ही हमें दो शब्द याद आते हैं ना, एक और शब्द याद आता है, वो है IMF। तो देखिए IMF एक अलग है और वर्ल्ड बैंक अलग है। जो काम दोनों का सेम ही है, लेकिन पहले वर्ल्ड बैंक को समझते हैं, अगर ये विश्व बैंक है क्या। तो देखिए वर्ल्ड बैंक, अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो है इज इक्वल टू, देखिए IBRD प्लस IDA। IBRD और IDA के मिलने से जो बनती है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए IBRD क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसका जो फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। IBRD यानी कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह है IBRD। अब देखिए IBRD का काम क्या होता है। तो IBRD क्या करती है, देखिए मिडिल इनकम जितने भी देश हैं ना उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, और जो है जो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी है IDA। ये IDA क्या है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब देखिए इस बैंक जो है, ये बैंक भी लोन देती है, लेकिन उन देशों को देती है जो सबसे ज़्यादा गरीब देश है, जैसे कि अफ्रीका के कुछ देश हो गए, इन देशों को देती है जहाँ पर जो खाने की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, उसको ये देती है IDA, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जो है लोन तो देती है, लेकिन जो ये जो है ना इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर जो गरीबी सबसे ज़्यादा है तो उनको ये लोन देती है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जीरो इंटरेस्ट रेट। सबसे गरीब देश की सरकारों को ये लोन देती है। और IBRD इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये भी लोन देती है, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल वाले जैसे इंडिया हो गया, उन देशों को ये लोन देती है जहाँ पर गरीबी रेखा थोड़ी कम है, और ये जो है इंटरेस्ट भी लेती है, ठीक है। ये है पूरा वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1945, कहीं कहीं जगह 1944 भी लिखा हुआ है। अब देखिए जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1939 to 1945, तो बहुत से ऐसे देश थे जिनके पास जो है ना पैसे नहीं थे, वो एक तरीके से वो सारा जो पैसा था वो युद्ध में लगा दिया था। तब एक ही देश था जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था, वो कौन था, अमेरिका। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा था,
ठीक है। तो फिर बहुत से देशों ने एक ग्रुप बनाया वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। अब फिर उसी टाइम पे जो है अपना यूएन की भी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड यूएन, ठीक है। उसमें सब जितने भी देश थे उन्होंने वादे किए, कस्में खाई कि आज के बाद हम लड़ाइयाँ नहीं करेंगे और जो है अपने देश की ग्रोथ बढ़ाने में जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो क्या है आईएमएफ। सॉरी, एक और कॉन्सेप्ट तो बताना भूल गया मैं। अब देखिए कहाँ गया, आजा। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड मालपास जी है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है अंशुला कांत। अब देखिए एक और इसकी जो है अलग इसकी एक बात है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होगा वो एक अमेरिकन ही होगा, किसी और देश का नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आती है अपनी आईएमएफ। अब आईएमएफ क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है आईएमएफ, ठीक है। इसकी भी स्थापना 1945, कई जगह 1944 भी लिखा हुआ है। और आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को किस नाम से जाना था, ब्रिटन वुड सम्मेलन के दौरान इसको बनाया गया था, तो इसीलिए इसे ब्रिटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में वहीं पर है। देखिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी जो है लोन प्रोवाइड कराती है। देखिए इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जियस, और जो इसकी जो सीईओ है, चीफ इकोनॉमिक्स, वो है गीता गोपीनाथ, जो कि एक इंडियन है, ठीक है। ये था पूरा वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट हो। अब देखिए संवाद कॉन्फ्रेंस इंडिया ने किस देश के साथ किया, तो वो क्या है, जापान के साथ में। क्यों किया है, अब देखिए ये तो याद करना ही है, साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वाड, अब आपने नाम सुना होगा क्वाड। अब क्वाड के अंदर कौन कौन से देश हैं, तो ये है ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएस प्लस जापान प्लस इंडिया। जितने भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया और इंडिया, इन चारों देश ने एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं क्वाड। इसी के चलते अमेरिका ने जो है प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड भी दिया था। लेकिन जो ये क्वाड का जो आइडिया किसके दिमाग में आया था, तो वो आया था जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दिमाग की जो है ये क्वाड एक उपज है। उन्होंने 2007 में एक प्रस्ताव रखा था कि हम जो है कुछ इस तरीके का बना सकते हैं। लेकिन रसिया ने जो है रसिया जो है इनके ऊपर एक जो दबाव बनाता था कि इस तरीके का ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, ये एक तरीके का नाटो बन जाएगा, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 देश आते हैं। यानी कि नाटो के अंदर जितने भी देश आते हैं, अगर एक देश के ऊपर किसी ने भी अटैक कर दिया तो नाटो फोर्स जो है 30 देशों का समूह वो उसके ऊपर अटैक करेगी। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम अमेरिका के ऊपर जो है अफगानिस्तान ने हमला कर दिया था, तो जितनी भी नाटो फोर्सेस थी उन्होंने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है ये क्वाड। अब क्वाड के अंदर जितने भी जैसे मान लो कल जो है जो चाइना ने जो है इंडिया के साथ युद्ध शुरू कर दिया, तो अब जितने भी जब अब युद्ध शुरू किया तो अब इंडिया तो लड़ेगा इस युद्ध में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और जो अमेरिका हो गया, ये भी अपनी सेनाएं भेजेगा इस युद्ध में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वाड के ये सदस्य है, ठीक है। अब देखिए मालाबार एक्सरसाइज, आपने सुना होगा मालाबार एक्सरसाइज। अब मालाबार एक्सरसाइज में क्या होता है कि अब देखिए मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली 1992 से शुरू हुई थी। पहला तो इसके साथ में था अपना ये अमेरिका, अब 2015 में जापान भी जुड़ गया और अभी जो है ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। यानी कि जितने भी क्वाड के सदस्य हैं वो चारों किस में जुड़ गए, इसके अंदर अपने मालाबार एक्सरसाइज के अंदर, इस चारों देश, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और रह गया इससे रिलेटेड, एक बार और इसकी चर्चा कर लेते। देखिए इसके बारे में हमने देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब देखिए एक और आपने नाम सुना होगा FATF। देखिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने किस देश को पैसा भी दे दिया, ठीक है। इसको हमने एक नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा किया था, लेकिन इस बार भी कर लेते हैं। देखिए अब वर्ल्ड बैंक ने मान लो किसी देश एक्स देश है, नाम नहीं लेते हम, एक्स देश को पैसा दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस एक्स देश ने जो है अपने उस पैसे का उपयोग किस काम के लिए किया। मान लो कि इसने अपने देश के अंदर जो है
इंडस्ट्री लगाई है, स्कूल डेवलप किए, हॉस्पिटल बनाए हैं, एजुकेशन में अच्छा ग्रोथ किया है, ठीक है, या फिर इस पैसों का गलत यूज़ किया है, जैसे कि टेररिस्ट बन पा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो इसके लिए जो है एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम FATF। इन्हें क्या कहते हैं, तो वॉच डॉग कहते हैं। अब सिंपल भाषा में समझे तो देखिए, अब मान लो कि किसी के घर कोई रिश्ता लेके जाते हैं, लड़की वाले के जो पेरेंट्स है वो आए, ठीक है। अब उन्होंने तो देख लिया, ठीक है, जैसे कि बात हो गई यहाँ पर। अब जैसे बाहर जाने लगे तो लोगों से वो पूछने लगे कि भाई इनका लड़का कैसा है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। तो जो मोहल्ले की जो आंटियाँ होगी वो बताएगी कि भाई लड़का क्या कर रहा है। तो उसी के हिसाब से जो ये FATF भी काम करता है कि भाई इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि भाई इस देश ने गलत यूज़ किया, वर्ल्ड बैंक को बताएगा कि भाई तुमने इस पैसे का जो है वो गलत यूज़ किया है, अब तुझे लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो FATF जो 3 लिस्टें जारी करता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं FATF कितनी लिस्ट जारी करता है, 3। पहली होगी ब्लैक, दूसरी होगी ग्रीन, तीसरी होगी वाइट। ब्लैक के अंदर वो देश आएगा जिसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर कौन है, तो नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उसको वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देंगी जब तक कि जो है वो टेररिस्ट या फिर आतंकवादी को पनपाना बंद नहीं कर देता। अब देखिए, ग्रे लिस्ट के अंदर वो देश आते हैं जिनको वार्निंग दी जाती है कि भाई तुम आतंकवाद को पनपा रहे हो। एग्जाम्पल देखा जाए तो पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। अब आता है वाइट के अंदर, यानी कि एकदम क्लीन, जिनके ऊपर कोई दाग ना हो। एग्जाम्पल अपना इंडिया, ठीक है। अब इसकी भी एक कंडीशन है, देखिए। अब देखा जाए तो 1989 में जो है FATF का निर्माण हुआ था, कितना, ठीक है, 1989, और 39 कंट्री इसके अंदर है। कितने हैं, 39 देश। अब देखिए, इसके अंदर भी वोटिंग होती है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको ब्लैक में डाल दो, ग्रीन में डाल दो, वाइट में डाल दो। अब देखिए 39 देश हैं। अब 39 देश में से अगर मान लो कि अब वोटिंग होगी 39 देशों में से, अगर 3 ने कह दिया कि जो है इसे ब्लैक लिस्ट पे मत डालो, तो जो FATF इसे ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, इसको वार्निंग देंगी और ग्रीन लिस्ट में रख देंगी। फिर बारी आती है कि अगर ग्रीन लिस्ट से अगर इसे वाइट लिस्ट में जाना हो तो ये कैसे जाएगा, या तो इसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए कि इसने जो है आतंकवाद को पनपाना बंद कर दिया और अपने देश के विकास में काम कर रहा है, ठीक है, तो इसे वाइट लिस्ट में रखेंगे। या फिर 39 देश में से अगर 12 देशों ने वोटिंग की कि भाई इसे वाइट लिस्ट में डालो, तो इसे वाइट लिस्ट में डालेगा FATF, नहीं तो इसे ग्रे में रखेगा और ब्लैक में रखेगा। तो ये एक इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए, अब जो पाकिस्तान को कौन देश जो सपोर्ट करता, एक तो हो गया अपना चाइना, ठीक है। चाइना ने तो खरीद लिया है पाकिस्तान को एक तरीके से देखा जाए तो। अब वहाँ पर तो सैनिकों ने भी एक तरीके से डेरे डाल दिए, ठीक है। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला चाइना है। जो एक और बीच में एक और घटना हुई थी कि जो सऊदी के सलमान बिन है वो पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने खुश होकर इनको $6 बिलियन का लोन दे दिया। अब लोन दिया तो हुआ यूँ कि 5 अक्टूबर को जो है मोदी जी ने आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म किया तो पाकिस्तान को गुस्सा आ गया और पाकिस्तान कहाँ गया, ISO में, इस्लामिक कॉरपोरेशन में गया, ठीक है। वहाँ पर गया तो वहाँ पर जितने भी मुस्लिम कंट्री थे वो आए, और जिसमें हेड था सऊदी अरब, उसको कहने लगा कि आप इसके ऊपर कुछ बोलिए, नहीं तो हम अपना एक अलग संगठन बना लेंगे। तो जो देश वहाँ के जो प्रिंस वो नाराज़ हो गए पाकिस्तान से और कह दिया कि भाई जो मैंने तुझे $6 बिलियन का लोन दिया था वो मुझे अभी का अभी वापस चाहिए। तो ये फिर चाइना के पास गया, चाइना से इसने लोन लिया। अब जो दिसंबर एंड में इसको अपनी पूरी किस्तें चुकानी है, $6 बिलियन की। इतनी तो इसकी पूरी जो है वो GDP भी नहीं है जितना इसने लोन लिया था, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, यहीं पे इसको एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।